हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय अर्थशास्त्र, पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ के अंतर्गत हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जनसंख्या भी एक संसाधन है और बिना जनसंख्या के अन्य संसाधन भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए इस पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास धन संपत्ति बहुत होती है, अनेक वस्तुएं होती हैं, किंतु बिना जनसंख्या के वो सब अधूरी हैं। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है बच्चों कि बिना जनसंख्या के अन्य संसाधन भी बेकार हैं। हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से भूमि, पूंजी और जनसंख्या, ये 3 संसाधन मैंने आपको बताए। इनमें जो भूमि या पूंजी संसाधन हैं वे मनुष्य का उपयोग नहीं कर सकते, किंतु मनुष्य उनका उपयोग कर सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो लोग हैं यानी संसाधन हैं, यानी जनसंख्या हमारी, वे अन्य संसाधनों का अपने लाभ के लिए समय समय पर उपयोग करते हैं। तो जनसंख्या में लोग आ गए। अनेक क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से वो किसी ना किसी संसाधन को अपनाता है। जैसे हमारी विशेष आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं, किंतु इनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही करता है। यदि मनुष्य नहीं है तो हमारी भूमि, पूंजी, भौतिक पूंजी या जो अन्य संसाधन हैं वे बेकार हैं। वे मनुष्य उनका उपयोग करता है, किंतु वे मनुष्य का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए बिना मनुष्य के ये सारे संसाधन बेकार हैं। यहाँ पर इस पाठ में ये जो हमने लिखा है संसाधन के रूप में लोग, लोग मानी जनसंख्या, तो संसाधन के रूप में लोगों का बड़ा महत्व है। अब इसमें मैं आपको परिचय की दृष्टि से सकल व विकल की एक कहानी सुना रहा हूँ। यानी ये 2 कहानी आपको एक ही गांव के रहने वाले 2 व्यक्तियों के विरोधाभास को प्रकट करेंगी। ध्यानपूर्वक आप इसे सुनेंगे। ये जो सकल है और ये विकल, तो सकल और विकल 2 बच्चे हैं। दोनों के परिवार एक ही गांव में रहते हैं। सकल के पिता बूटा सिंह किसानी का काम करते हैं और विकल के पिता अपना मछली बेचने का काम करते हैं। सकल की माता शीला अपने घर का कामकाज करती हैं, बच्चों की व्यवस्था करती हैं, कपड़े की धुलती हैं, उन्हें नहलाती हैं, पढ़ाती हैं।
भोजन बनाती हैं, कपड़े धुलती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं। उनके शकल के 2 भाई बहन जीतू और सीतू अपना पढ़ाई करते हैं, किंतु उनकी देखभाल में भी शकल बड़ा होने के नाते उनका सहयोग करता है। अब इस कार्य को करने में जो बूटा चौधरी हैं वो खेत में काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, अनाज को मंडी ले जाते हैं, उसे बेचकर पैसे लाते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। किंतु उनकी माता जो काम करती हैं उनके बदले में उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, फिर भी वो दिन भर लगी रहती हैं। दूसरी तरफ विकल के पिताजी मछलियां बेचने का काम करते हैं और अपने 160 रुपये मासिक रुपया कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विकल की माताजी बीमार रहती हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं और उनके पिताजी को भी गठिया का रोग है, इसलिए वे भी अक्सर बीमार रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। जब विकल केवल 2 वर्ष का था उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसके माता गीता देवी बच्चों का पालन पोषण करने लगी, किंतु अधिक धन न होने के कारण उनकी माताजी को भी वही काम करना पड़ा जो उनके पिताजी करते थे, जो विकल के पिताजी करते थे, मछलियाँ बेचते थे। तो उनकी माताजी भी मछलियाँ लाती थीं और मंडी में बेच आती थीं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों परिवारों में विरोधाभास ये देख रहे हैं कि एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस समय शकल के पिताजी ने शकल को एक स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया और उसका एक ऐसा मन में रुझान बनाया, ऐसी भावना बैठाई कि उसका पढ़ाई में मन लगे। शकल पढ़ता चला गया, कक्षाएं पास करता चला गया और उसने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिताजी ने उसे कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए कोर्स कराया और कंप्यूटर प्रशिक्षण करने के बाद उसे एक फर्म में नौकरी मिल गई। उसने वहाँ पर उस कंप्यूटर के सहायता से एक और ऐप जारी किया जिससे कि वहाँ के कर्मचारियों को वेतन बांटने में बड़ी सुविधा हुई। कंपनी का मालिक, फर्म का मालिक खुश हुआ और उसकी पदोन्नति कर दी, यानी उसका पद बढ़ा दिया, जिससे कि उसे और पैसा ज़्यादा मिलने लगा। अब उस शिक्षा का लाभ उस शकल के परिवार को भी मिलने लगा। किंतु दूसरी तरफ विकल का परिवार वहाँ का वहीं रहा, क्योंकि कम आमदनी होने के कारण वो पढ़ा भी नहीं सके थे, दूसरे उनकी सोच पढ़ाने की भी नहीं थी। अब जैसे सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाती है तो उसके तहत 1 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई में विशेष रुचि मिलती है और कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो बच्चों की उत्सुकता बढ़ाती हैं, उनकी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये 2 कहानियां मैंने इस प्रकार आपको सुनाई, इनमें दोनों में विरोधाभास है। यानी एक परिवार ने शिक्षा का महत्व अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए
आगे बढ़ाया। दूसरा परिवार अपनी कमज़ोर परिस्थिति के कारण तथा अपनी निगेटिव सोच के कारण वहाँ का वहीं रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संसाधन के रूप में लोग लिखा है, तो इन लोगों के लिए बुद्धि जागृत करना और आगे कैसे बढ़ें, ये दो कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं। ठीक इसके बाद हम चलते हैं पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। पुरुष और महिलाओं के क्रियाकलापों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि दो प्रकार के वर्ग मिलेंगे। पहला है बाजार क्रियाएं। पुरुष और महिलाओं को बाजार क्रियाओं के अंतर्गत किसी भी फर्म में काम करना है, स्कूल में काम करना है, तो उन्हें लाभ के रूप में वेतन मिलता है। किंतु गैर बाजार प्रक्रियाओं में मालिक स्वयं ही उसका लाभ उठाता है, उसको किसी को वितरित नहीं करता, स्वयं उपयोग करता है। बाजार क्रियाओं में उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाती है और लोगों को उसके अनुरूप कार्य करने के बाद उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। किंतु गैर बाजार क्रियाओं में ऐसा नहीं होता। वह अपना उत्पादन स्वयं अपने लिए करता है और उसका स्वयं जो लाभ है वो अपने लिए रखता है, किसी को नहीं देता। पुरुषों को काम बाहर का होता है और महिलाओं को घर का। हम देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग काम करता है वो धन अर्जन करके लाता है, किंतु महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनको उनका पारिश्रमिक नहीं मिलता। ये थोड़ा अंतर है, किंतु परिवार को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। घर पे साफ सफाई करना, घर में भोजन बनाना, बच्चों का समय से देख रेख करना, ये बहुत सारे काम घर पर आते हैं जिन्हें महिलाएं करती हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि घर को सुव्यवस्थित रखना, सफाई रखना, बच्चों को ठीक ठाक रखना, उनको समय पर भोजन देना। तो इस प्रकार महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा अंतर है। महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, पुरुष बाहर का काम देखते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं में भी यदि परिवार के प्रति आगे बढ़ाने की भावना है तो दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार इस पाठ के अंतर्गत हम बताएंगे आपको जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी 3 बिंदु हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता हम पहले शिक्षा पर टलेंगे। जैसा कि हम सकल और विकल की कहानी से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उसके परिवार का पालन पोषण करने में भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख करके हम किसी न किसी रोजगार को प्राप्त कर लेते हैं और उससे धन अर्जन करते हैं। धन अर्जन करने के बाद हम उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अन्य खर्चे चलाते हैं और कमज़ोर वर्ग की सहायता भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ लिख करके लोग, अच्छी सोच रखने वाले कुछ ऐसे उद्योग धंधे खोलते हैं जिनसे स्वयं का तो लाभ होता ही है, किंतु दूसरे लोगों को भी, बेरोजगारों को हम रोजगार देते हैं। जैसे एक फैक्ट्री मालिक है, जैसे एक विद्यालय का
संस्थापक है। अब उसने विद्यालय खोला तो उसमें बहुत सारे बच्चों का तो पढ़ाई में भला हुआ, किंतु बहुत सारे शिक्षकों को रोजगार भी मिला। ऐसी एक फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। उदाहरण तौर पर मुरादाबाद में सीएल गुप्ता फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं। यदि वो फैक्ट्री ना होती तो उन लोगों को रोजगार कहाँ से मिलता। इसलिए शिक्षा का महत्व उन पूंजीपतियों ने भी समझा। वो तकनीकी लगाई जिससे कि उन्हें रोजगार देने में फायदा हुआ दूसरों को, और अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में भी फायदा हुआ। तो ये उनकी सोच थी, बुद्धि थी, ये शिक्षा का ही महत्व था। अशिक्षित व्यक्ति, उसकी सोच और शिक्षित व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो शिक्षित लोग होते हैं वो अन्य संसाधनों को अपने उपयोग में इस प्रकार से लाते हैं कि उनसे उन्हें भी लाभ होता है और अन्य लोगों को भी लाभ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्व की है। सकल यदि शिक्षा ग्रहण न कर पाता या उसके पिता इस शिक्षा के लिए उसे प्रेरित न करते तो वह इतना नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार अब हम दूसरा बिंदु है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम स्वस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य ही, शरीर जो स्वस्थ है तो सब काम कर सकते हैं। ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। एक अच्छे यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, ये कहा गया है, ये समाज में खरा उतरता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, वो कोई काम करता है, अच्छी सोच रखता है, वो सफलता प्राप्त करता है। एक व्यक्ति निरोग है, वो सही है, किंतु एक है बीमार आदमी, उसे रोग ग्रस्त है। तो अब जो रोगग्रस्त है वो तो अपने रोग के बारे में सोचेगा, आगे की कहाँ सोचेगा। वो सोचेगा कहाँ कैसे दवा मिले, कैसे बिजली मिले। ठीक इसी प्रकार से अब हम आपको इस बात में बता रहे हैं। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक आप इस बात को समझते रहना। और बच्चों, तो मैंने जैसे आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया कि ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, ये सही कहावत है कि जिसके प्रति हम सजग रहते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बिकल का परिवार स्वस्थ नहीं था। उसके पिताजी को गठिया का रोग था और उसकी माता भी कोई अच्छे स्वास्थ्य वाली नहीं थी। इसलिए वो परिवार वहाँ का वहीं रह गया और आगे नहीं बढ़ पाया। जो उसके पिताजी करते थे वही काम उसकी माताजी ने किया, बाद में वही काम विकल भी करने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, ये कहावत है। तो पहला सुख निरोगी काया, ये हमें चरितार्थ करती है कि स्वस्थ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। अब तीसरा बिंदु है बेरोजगारी। बेरोजगारी से तात्पर्य है कि लोग काम करना चाहते हैं, तकनीकी शिक्षा भी है,
किंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक होती है शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, और दूसरी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसी के अंतर्गत मुख्य बिंदु दो हैं, एक है ग्रामीण बेरोजगारी और एक है शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी में आती है, और शिक्षित बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी में आती है, शहरी बेरोजगारी में। तो शिक्षित लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं। इसके अंतर्गत लोगों ने MA, BA, PhD, B.Ed, D.Ped, C.Ped अनेक डिग्रियां ले ली, B.Tech, MBA, BCA, MCA, किंतु उनके अनुरूप उन्हें काम नहीं मिलता। अब जब उनके अनुरूप काम नहीं मिल रहा है और वो काम चाह रहे हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है। यानी कहाँ, कैसे मिलती है? गांव में किसान खेतों में काम करता है। अब मान लीजिए किसी खेत में 5 आदमी काम करते हैं और वो काम 5 आदमियों के आराम से कर सकते हैं, किंतु होता क्या है, उसमें 7 आदमी काम करने लगे। अब जो 5 आदमियों का काम था वो 7 आदमी कर रहे हैं, यानी उस काम को 5 आदमी कर सकते हैं, किंतु 2 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए। अब जब 7 आदमी काम करेंगे तो वो उतना काम नहीं करेंगे जितना कि वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि 7 आदमी और 5 आदमियों के काम में कितना बड़ा अंतर है। अब 2 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हुए, वो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा जो थे वो हमारे प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके बिना भी काम चल सकता था, किंतु उन्हें लगाया गया। अब जो कार्य करने की क्षमता 5 व्यक्तियों की थी, वो उनमें वो क्षमता नहीं रही, वो कम काम करेंगे तुलना में जब 2 आदमी अधिक लग जाएंगे। तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अब बेरोजगारी के अंदर जो हमने अब आज शिक्षा का महत्व, एक कहानी। अब मैं आपको एक शिक्षा के महत्व के लिए एक कहानी और सुनाता हूँ। एक गांव में एक परिवार रहता था, और उस परिवार में जो व्यक्ति थे वो शिक्षा से कितने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिट करा दिया, और वह बच्चा लगातार अपनी कक्षाएं पास करता चला गया। बाद में उसने कुछ अनेक डिग्रियां प्राप्त की। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद और उसने अपने गांव में आ गया, और गांव में आने के बाद उसने वहाँ के प्रधान से ये आग्रह किया कि क्यों ना अपने गांव में एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जिससे कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जा सके, लाभान्वित किया जा सके। और उसने प्रधान से आग्रह किया, विद्यालय खुल गया। अब विद्यालय में उन्हें अपने वहाँ गांव के रहने वाले स्त्री पुरुषों को इकट्ठा किया और उनको पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि उस शिक्षा के माध्यम से उस गांव के स्त्री और पुरुष सभी शिक्षित हो गए, और उसका ये प्रभाव पड़ा कि उस गांव में रहने वाले अच्छे पदों पर पहुंच गए, पढ़ लिख करके होशियार बने। तो शिक्षा का महत्व हमने ये देखा कि एक शिक्षित व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को शिक्षित बना करके उनको आगे बढ़ाता है, उन्हें रोजगार के सृजन दिलाता है। तो ये अच्छी सोच का कारण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए दोनों महत्वपूर्ण कदम हैं,
और जो संसाधन में हमने 3 बात बताई कि मनुष्य भी संसाधन है, पूंजी भी संसाधन है, भूमि भी संसाधन है, किंतु बिना मनुष्य के पूंजी और भूमि कुछ नहीं है। मनुष्य जो संसाधन ऐसा है कि वो पूंजी का, भूमि का या अन्य संसाधनों का उपयोग भी अपनी आवश्यकताओं में कर लेता है, किंतु बिना मनुष्य के सारे ही संसाधन बेकार हैं। इसलिए संसाधन के रूप में लोग, ये जो पाठ मैंने बताया आपको, इसलिए जनसंख्या का भी अधिक महत्व हमारे लिए है, मनुष्यों का महत्व है। बच्चों, मैंने इस पाठ को आपको संसाधन के महत्व के बारे में और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, स्वास्थ्य का महत्व बताया। इसको आप पाठ पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक मूल बिंदु को याद करेंगे। पहले आप ये वीडियो अवश्य सुने जिसमें कि पूरे पाठ का सारांश है और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये। इसके बाद में आप जो हम PDF भेजेंगे इसके प्रश्नोत्तर, वो आप लिखेंगे, अपने रजिस्टर को कंप्लीट करेंगे। आने वाले द्वितीय द्विमासिक परीक्षा में भी ये पाठ आएगा, तो उसमें तैयारी में अभी से जुट जाएं और अपने कार्य को पूरा करें। थैंक यू, धन्यवाद।